तो आज का फिजिक्स क्लास में हम लोग चैप्टर 3 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसका बहुत कम टाइम में रिवीजन करेंगे। ठीक है, पूरा ये तो स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं उसको कि वो करंट फ्लो कर रहा है। करंट क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को करंट बोलते हैं। करंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम, मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उधर बोलते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, या ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो देखिए इसको हम लिख दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज बाय टाइम, आई को बोलते हैं क्यू बाय टी। आई इक्वल्स टू होता है डी क्यू बाय डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। आई क्यू का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल्स टू एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के कभी-कभी न्यूमेरिकल्स में आता है। तो Q इक्वल्स टू हो गया Ne, तो यहाँ से I इक्वल्स टू अगर लीजिएगा तो Q का वैल्यू पुट कर देंगे Ne बाई टी। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। यहाँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जो भी आप लोगों को बताया। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसमें हम दिखाए हैं कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, करंट भी उसी डायरेक्शन में लिए हैं। इसमें दिखाया है कि इलेक्ट्रिक करंट जी इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ रहा है, तो करंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बोलिए या पॉजिटिव चार्ज के सेम डायरेक्शन में बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट में हम लोग चलते हैं, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? अभी हम लोग ये पढ़े कि करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा तो इलेक्ट्रॉन का चलने का एक वेलोसिटी होगा। तो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलता है उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन एक तो है नहीं, कंडक्टर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग उसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ लिख दिए हैं कि द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons of the conductor drift towards the positive end। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, वो पॉजिटिव एंड के तरफ जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेगा, मतलब खिसकेगा चलेगा, उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम लोग बैटरी कनेक्ट किए हैं। बैटरी कनेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव एंड और ये हो जाएगा नेगेटिव एंड। पॉजिटिव के तरफ इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा, जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ चलना स्टार्ट करेगा, तो उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता कितना है उसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या होगा जब आप बैटरी कनेक्ट नहीं किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन, अगर ये कंडक्टर है इसमें बैटरी कनेक्ट नहीं किए हैं तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इधर उधर मूव करेगा, इन कंडक्टर से बाहर नहीं आएगा। मतलब इनिशियल में अगर इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी ले ले तो क्या होता है? जीरो होता है। तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये होता है जीरो। यहाँ पे देखिए, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर देन नेट एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी को आप जीरो कर दीजिए, यू एवरेज जीरो हो जाएगा। यू एवरेज को जीरो करिएगा तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा पढ़े हम लोग। तो यहाँ पे सबका u1 u2 u3 un ये सब का इनिशियल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, उसको n से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी हो गया जीरो इनिशियल, जब आप बैटरी कनेक्ट नहीं किए हैं। अब बैटरी कनेक्ट कर दिए, बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा। चलेगा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा। एक तरफ हो गया पॉजिटिव और एक तरफ हो गया नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ये इस तरह से लीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही सेटअप होगा इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन इधर चलना स्टार्ट करेगा। फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन में? तो फोर्स का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, F इक्वल्स टू क्यू ई। क्यू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे देखिए व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल्स टू क्यू ई होता है फॉर्मूला, तो क्यू यहाँ पे हम लोग माइनस ई ले लिए हैं, तो F इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई, तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस ई ई बाय एम। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा।
अब जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना वेलोसिटी आ जाएगा, तो सबका वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला पढ़े v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहाँ टाइम को टॉ से डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो टॉ से ही लीजिए, टी भी ले सकते थे, बुक टॉ लेता है, टॉ हम लोग लेंगे। तो v1 इक्वल्स टू u1 प्लस ए टॉ वन, फॉर्मूला हो गया v इक्वल्स टू u प्लस ए टी का। फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन का लेंगे v2 इक्वल्स टू u2 प्लस ए टॉ टू। थर्ड इलेक्ट्रॉन का लेंगे v3 इक्वल्स टू u3 प्लस ए टॉ थ्री। इस तरह से nth इलेक्ट्रॉन तक जाएंगे, vn इक्वल्स टू un प्लस ए टॉ n। जितना भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर लिए। अब उसका एवरेज निकालेंगे, उसी को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में हम क्या लिख दिए हैं, द एवरेज वेलोसिटी। जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलता है, सबका अपना अपना वेलोसिटी होगा। अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, जिसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल्स टू क्या आ गया, एवरेज कैसे निकालेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन अप टू vn, सबको ऐड कर दिए, डिवाइडेड बाई n हो गया। v1 का वैल्यू पुट कर रहे हैं, u1 प्लस ए टॉ वन, v2 का वैल्यू पुट कर दिए, v3 का वैल्यू पुट कर दिए, vn का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे हम लोग फाइंड किए हैं। डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका, n हो गया। अब देखिए u का टर्म को एक साथ लिखे हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 सो ऑन अप टू un, इसको एक साथ ले लिए। ए टॉ वन, ए टॉ टू, ए टॉ थ्री, सब में a है, सबसे a कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, टॉ वन प्लस टॉ टू प्लस टॉ थ्री सो ऑन अप टू टॉ n। डिवाइडेड बाय में n है, तो n को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, इसमें भी n को डिवाइड कर दिए, इसमें भी n को डिवाइड कर दिए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसका वैल्यू जो है ये जीरो होता है, यहाँ पे लिखे हैं एवरेज वेलोसिटी क्या है, इनिशियल जीरो है, तो इसका वैल्यू को हम लोग जीरो पुट कर दिए। ए आपका है, ए तो रहेगा। यहाँ भी देखिए टाइम का एवरेज है, टॉ वन से लेके टॉ एन तक है, उसको एन से डिवाइड किए हैं, ये टाइम का एवरेज है, ये टाइम का एवरेज है, इसको हम लोग टॉ लिख दिए हैं, इसको यहाँ पे दिखा दिए हैं, टॉ इक्वल्स टू टॉ वन प्लस टॉ टू प्लस टॉ थ्री सो ऑन अप टू टॉ एन बाय एन, इसको टॉ लिखे हैं। इसका नेम है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इस टाइम को बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जितना देर के लिए इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है, मतलब दो कॉलिजन के बीच का जो टाइम होता है, उसको बोला जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया ए इंटू ये हो गया टॉ। ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड किए, देखिए ए का वैल्यू है माइनस ई बाय एम, तो यहाँ पुट कर दिए माइनस ई बाय एम, और इंटू क्या हो गया टॉ। तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और उसका एक्सप्लेन ड्राइव करने के लिए आता है। तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आगे हम लोग चलते हैं ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ को समझिए, ओम्स लॉ आप लोग पढ़े भी होंगे, है ना, क्लास 10 में। ओम्स लॉ क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करंट होता है। अगर कोई कंडक्टर में आप लेते हैं करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा करंट उसमें फ्लो करेगा। बट इसमें टर्म आना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across its ends। मतलब V potential difference directly proportional to current होता है, V proportional to I। प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट क्या है, R, तो V इक्वल्स टू आई आर, और R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये V है और ये I है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, करंट भी क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। अब यहाँ जो टर्म आया, ये टर्म है आपका आया रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है ना, रेसिस्टेंस के बारे में लोग बात करेंगे। तो रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो फ्लो ऑफ करंट को जो अपोज करता है, जो रोकता है या रुकावट डालता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। कंडक्टर का ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने से होकर के करंट को फ्लो होने देना नहीं चाहता है, तो रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। आप लोग पढ़े भी होंगे। रेसिस्टेंस का कारण क्या है, रेसिस्टेंस का मेन कारण है कॉलिजन। इलेक्ट्रॉन जब चलेगा, देखिए ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, ये सारा इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएगा,
एक दूसरे से टकराएगा तो उसका वेलोसिटी स्लो हो जाएगा। वेलोसिटी स्लो हो जाना मतलब उसका मोशन कम हो गया, मोशन अपोज हो गया, उसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलेंगे। हम लोग बहुत तेजी से भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर भीड़ में दौड़ना हो तब, या पूरा भीड़ दौड़ रहा हो तब, तो हम लोग टकराएंगे एक दूसरे से, और टकराएंगे तो वेलोसिटी ऑटोमेटिक क्या होगा, कम हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का कारण क्या है, कॉलिजन। The collisions of electrons with each other and also with the ions of the conductor, है ना, ये जो है आपका मेन काउज ऑफ रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस का कारण क्या हो गया, कॉलिजन हो गया। कॉलिजन मेन कारण है रेसिस्टेंस का। अब ये जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड किस पे करेगा, इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके यहां तक पार करना है, पार करेगा तो वो टक्कर होगा, कॉलिजन होगा। कॉलिजन होगा तो लेंथ, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा टकराएगा, तो लेंथ पे डिपेंड करेगा। एरिया कितना है उस पर डिपेंड करेगा, कम एरिया रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा टकराएगा, ज्यादा एरिया रहेगा तो कम टकराएगा, तो एरिया पे डिपेंड करेगा। इस पर दो टर्म और है कि कितना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ज्यादा कॉलिजन, कम इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कम कॉलिजन। और एक और टर्म आता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, थर्ड होगा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, और फोर्थ होगा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो ये चार चीज पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों को आप कंबाइन करेंगे, फर्स्ट को और सेकेंड को, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं हम लोग रो, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू आपका आ गया रो एल बाई ए। रो को क्या बोलते हैं, रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का रेसिस्टिविटी, ठीक है। अब ये रेसिस्टिविटी जो है वो अक्सर पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि किस पे डिपेंड करता है या किस पे नहीं करता है। तो रेसिस्टिविटी कभी भी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है ओनली टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर किस चीज से बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। ये हम लिख दिए हैं, रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है 3 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन भी जानना जरूरी है। क्वेश्चन पूछता है रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करेंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, इसके बीच में रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन को कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे एक कंडक्टर ले लिए, कंडक्टर का लेंथ एल है, एरिया ए है, करंट को, करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, इसका वेलोसिटी है वीडी। हम लोग को फाइंड करना आई और वीडी के बीच में रिलेशन, तो करंट फाइंड करना होगा। करंट इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी, आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो आई फाइंड करने के लिए आपको क्यू चाहिए और टाइम चाहिए, तो पहले क्यू निकालते हैं। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करना होगा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तब आपका क्यू निकलेगा। उसके बाद टाइम, कितने यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगता है वो टाइम निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आई निकलेगा तो अपने आप रिलेशन आ जाएगा। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, क्यू। क्यू कैसे फाइंड करेंगे वो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है एन, यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, एन को वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू आ गया आपका एन इंटू वी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, बहुत सिंपल होता है, आप देखिएगा डेरिवेशन में तो आसान लगेगा। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या है, एरिया इंटू लेंथ। तो यहां से आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया NaL, ये टोटल इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब चार्ज निकालेंगे, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू एनी लगा देंगे यहाँ पे, तो टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू क्या हो गया, एनी। एन का वैल्यू यहाँ जो फाइंड किए हैं उसको पुट कर दीजिए, NaL इंटू ई, ये टोटल चार्ज निकल गया। चार्ज निकालने के बाद हम लोग को टाइम चाहिए, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला हम बचपन में पढ़े हैं क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक जाने में, डिस्टेंस आपका है एल, और कितना का स्पीड से जा रहा है, कितना का वेलोसिटी जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से जा रहा है। तो यहाँ पे टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर निकालेंगे, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड या डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी।
तो डिस्टेंस आपका टोटल कंडक्टर का एल है और जा रहा है कितना का वेलोसिटी से, वीडी से, तो टी इक्वल्स टू आ गया एल बाई वीडी, डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। टाइम निकल गया, दोनों निकाल लिए, क्यू भी और टी भी। अब लेते हैं नाउ करंट इन द कंडक्टर। करंट का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू का जो वैल्यू यहाँ फाइंड किए हैं उसको आप पुट कर दीजिए, एन ए एल ई क्यू हो गया, और टाइम का जो वैल्यू आप फाइंड किए हैं उसको पुट कर दीजिए। तो टाइम क्या है आपका, एल बाई वी डी, एल बाई वी डी पुट कर दीजिए, एल एल कैंसिल करिएगा, वी डी ऊपर चला जाएगा, तो आई इक्वल्स टू आ गया एन ई ए वी डी। ये है रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है। अब इस चैप्टर में क्या है, कुछ कुछ डेरिवेशन और है जो अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है, तो कुछ डेरिवेशन को और देख लीजिए। उसमें इसमें एक और है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अगर एग्जाम में आता है तो ओम्स लॉ के साथ आपको उसको डिराइव भी करना पड़ेगा। अब डिराइव करने के लिए डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ देखिए, डिडक्शन का मतलब डिराइवेशन। ओम्स लॉ क्या पढ़े हम लोग, ओम्स लॉ आपका है V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू क्या है, आई आर, मतलब V बाय आई इक्वल्स टू R। ये है आपका ओम्स लॉ। ये आपको डिड्यूस करना है, ये आपको डिराइव करना है। डिराइव करने के लिए क्या करना होगा, V लेना होगा और I लेना होगा। I का तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। आई का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, I इक्वल्स टू पढ़ लिए एन ई ए वी डी, ठीक है, वीडी। अब यहाँ पे देखिए I तो आपका आ गया, अब ये वीडी है जो आप ओम्स लॉ लिए हैं, इससे वीडी का टर्म तो नहीं है, तो वीडी का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हैं। वीडी इक्वल्स टू क्या होता है, वीडी इक्वल्स टू होता है, यह आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। वीडी अभी डिराइव करके आप लोग को दिखाए है, ई बाई एम इंटू टॉ, ई बाई एम इंटू टॉ। अभी भी आपका यहाँ पर वोल्टेज का टर्म नहीं आया है, देखिए आई है, सब कुछ आया है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया है। पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा, ई का भी एक फॉर्मूला होता है, तो आई इक्वल्स टू एन ई ए तो बाई एम तो है ही, या ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का फॉर्मूला होता है V बाई एल। तो देखिए यहाँ पर I का टर्म और V का टर्म दोनों आ गया, इसको इधर लाके डिवाइड कर देंगे, I बाई V मतलब V बाई I का टर्म आ जाएगा। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, देखिए यहां से हम इधर से इधर दिखाए हैं, लेकिन जब स्टार्ट करेंगे तो आपको यहां से स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, V बाई एल आएगा, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हम लोग करंट फाइंड करेंगे, और करंट फाइंड करने के बाद आपका ओम्स लॉ डिराइव हो जाएगा। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बाद करंट, उसके बाद क्या होगा, ओम्स लॉ। तो देखिए हम यहाँ डिराइव करके आप लोग को दिखाते हैं। इस प्रोसेस को देखिए, यहां से स्टार्ट करना है, उसी को हम लेके चले हैं। क्या किए देखिए, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए इज बी। इसमें इस कंडक्टर में लेंथ इसका एल है, एरिया ए है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, भी सब में फिगर सेम ही बन रहा है। क्या क्या होगा वो समझिए, ये जो स्टेप अभी आप लोग को बताया उसी को यहाँ हम डिराइव किए हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला होता है V बाई एल, स्टेप वाइज चलिए। फिर लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ई बाई एम इंटू टॉ, अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो। अभी जस्ट इसको डिराइव करके आप लोग को दिखाए थे। करंट इन द कंडक्टर, करंट का फॉर्मूला क्या बताया अभी जस्ट, आई इक्वल्स टू होता है एन ई ए वी डी। यहां तक क्लियर है। अब ये वीडी का जो वैल्यू है, ये जो फाइंड किए यहाँ पे, इसको पुट कर दीजिए। तो वीडी का वैल्यू क्या हो गया, ई बाई एम इंटू टॉ, ई बाई एम इंटू टॉ हो गया। अब यहाँ सब कुछ वही रहेगा, आपको सिर्फ ई का वैल्यू पुट करना है, एन ई ए ई टॉ सब वही है, नीचे एम भी है, सिर्फ ई का जो वैल्यू है इसको पुट कर दिए V बाई एल। ई का वैल्यू पुट हो गया यहाँ पे V बाई एल। अब ये V को क्या करिए, ये V को आप इधर लाके डिवाइड कर दीजिए, तो I बाई V हो गया। बाकी जो है उसी को आपको लिख देना है, N है, ई स्क्वायर, A है, टॉ है, नीचे M है और L है, इसी को लिख दिया सेम। जस्ट इसको आप उल्टा कर दीजिए, उलट दिए ऐसे करके, रेसिप्रोकल, V को ऊपर I को नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा, ML ऊपर चला गया, और एन ई स्क्वायर ए टॉ ये नीचे आ गया। यहां तक क्लियर है। V बाई आई का टर्म जो हम लोग लाना चाह रहे थे वो आ गया, V बाई आई का टर्म। देखिए M मास कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट, N कांस्टेंट, E कांस्टेंट, A कांस्टेंट और टॉ अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सब का सब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ऑल आर कांस्टेंट्स। इसके ये टोटल के प्लेस पे हम लोग लिख दिए यहाँ पे कांस्टेंट। तो क्या आ गया, V बाई आई इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का नेम दे दे रहे हैं R।
इस कांस्टेंट का नेम क्या दे रहे हैं, आर। तो V बाय आई इक्वल्स टू आर, यही आपका क्या है, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। वेयर आर क्या है आपका, आर है ml बाय एन ए स्क्वायर ए इंटू टॉ। तो ये हो गया आपका रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये आप डिराइव कर लिए, यहां से इसी प्रोसेस को लेकर के चले हैं, प्रोसेस वाइज अगर याद रखिएगा डिराइवेशन आराम से याद हो जाएगा। तो ये आपका हुआ डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ का डिराइवेशन। इसी में ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी छोटा सा टर्म है, साथ में दे देता है कभी कभी, तो उसको भी देख लीजिए साथ में, बहुत छोटा सा है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लेंगे इसको वो समझ लीजिए, एकदम छोटा सा डिराइवेशन है। ओम्स लॉ लेकर के चलिए, ओम्स लॉ भी हम लोग क्या देखे, ओम्स लॉ था V इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, यही है ना, यहां से प्रूफ किए हैं V बाई आई इक्वल्स टू आर, दैट मींस V इक्वल्स टू आई आर। V का फॉर्मूला होता है E इंटू एल, V का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू एल, वो भी देखिए यहां से V E इक्वल्स टू V बाई एल, तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E इंटू एल, ये हो गया। I तो आई ही है, और R का फॉर्मूला पढ़े रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। अब यहां से एल को कैंसिल कर दीजिए, एल से एल क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आ गया आपका ई इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख देते हैं आई बाई ए इंटू रो, एक ही बात है, आई रो बाई ए, आई बाई ए इंटू रो। आई बाई ए को बोलते हैं जे, करेंट डेंसिटी, ये बोला जाता है। टर्म भी आप डिफाइन कर सकते हैं, करेंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करेंट डेंसिटी। तो यहां से E इक्वल्स टू आ जाएगा J इंटू रो, ये हो गया आपका। अब रो को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सब फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रहेगा, चेंज करते जाइए। तो E इक्वल्स टू हो जाएगा J, और ये होता है रो इक्वल्स टू 1 बाय सिग्मा। रेसिस्टिविटी इक्वल्स टू 1 बाय कंडक्टिविटी, आप लोग जानते हैं कि रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है। तो ये कर दिए, ये सिग्मा को लाके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इस साइड J बचेगा, और J इक्वल्स टू आएगा सिग्मा इंटू ई, ये हो गया आपका J इक्वल्स टू सिग्मा ई। देखिए सिग्मा के इधर मल्टीप्लाई हो गया, सिग्मा ई इक्वल्स टू J, दैट मींस कि J इक्वल्स टू सिग्मा ई। J है करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी का वही डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन करेंट का होगा, मतलब राइट साइड जा रहा है। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका अगर पीछे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, आगे होगा। या ये भी समझ सकते हैं कि करंट के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो करंट का डायरेक्शन जिधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ। दैट मींस क्या है कि जे करंट डेंसिटी का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम होता है, दोनों सेम होता है तो दोनों में आप वेक्टर लगा सकते हैं। तो J इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा ई। आप यहां लिख भी सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर J इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये ओम्स लॉ ही हम लोग लेके चल रहे हैं, यहाँ पर ओम्स लॉ को ही लेके चल रहे हैं, और उसी को मतलब ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे ये लाए हैं, मतलब ये भी आपका ओम्स लॉ ही है, लेकिन ये ओम्स लॉ किस फॉर्म में आ गया, ओम्स लॉ आ गया किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो ये हो गया ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग टर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ईएमएफ जिसको बोलते हैं, अक्सर पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ के बीच में डिफरेंस भी पूछता है। पहले ईएमएफ समझिए, बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धक्का देना, इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करेगा। तो पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन को यानी चार्ज को एक बार फ्लो करने में टोटल सर्किट में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस राउंड अ क्लोज सर्किट। नाम है ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट इज नॉट अ फोर्स, ये फोर्स नहीं है, ये वर्क डन है पर यूनिट चार्ज। तो ये होता है ईएमएफ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, E इक्वल्स टू W बाई Q, और इसका यूनिट होगा वोल्ट, मतलब एक तरह का ये वोल्टेज ही है, लेकिन ये मैक्सिमम वोल्टेज है, जितना बैटरी के पास मैक्सिमम कैपेसिटी होगा सर्किट में चार्ज को यानी करंट को घुमाने में, उसको बोलते हैं ईएमएफ। समझ गए बात को। डिफरेंस आता है ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में, यहां लिख दिए हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, इट इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस राउंड द क्लोज सर्किट। पूरे सर्किट में एक बार घुमाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो है ईएमएफ,
लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। सेकेंड है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। आपके साथ पास मैक्सिमम एनर्जी कब होता है? जब आप वर्क नहीं करते हैं। सपोज दैट आपके पास 100 जूल का एनर्जी है, जब आप काम नहीं कर रहे हैं, जब काम करने लगेंगे तो आप उससे कम ही कर पाएंगे। तो ये होता है जब सर्किट ओपन हो तब जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस उसको बोलेंगे ईएमएफ। लेकिन जब सर्किट क्लोज हो, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, जब सर्किट क्लोज होगा तब जो मैक्सिमम मतलब तब जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज क्लोज। तो सर्किट ओपन होगा तो ईएमएफ और सर्किट क्लोज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। थर्ड है, इट इज अ काउज। ये एक कारण है, इट इज एन इफेक्ट, ये इफेक्ट है। जैसे बैटरी है, बैटरी के पास एनर्जी है, वो एक कारण है, लेकिन बैटरी को जोड़ करके अगर हम लोग बल्ब जलाते हैं तो बल्ब एक इफेक्ट हुआ। तो आपका काउज हुआ ईएमएफ और इफेक्ट हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? फोर्थ नंबर में आइए, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ अ सेल। अब बैटरी है, उसका एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा कि बैटरी के अंदर बैटरी का जो पानी बोलते हैं वो कैसा है, बैटरी का टर्मिनल जो होता है वो कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। बैटरी काम क्या करेगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, बैटरी का इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा है, पोटेंशियल डिफरेंस को बैटरी से मतलब नहीं है। बल्ब को जब लाना है अगर आपको तो बल्ब को एनर्जी चाहिए, आप जैसा बैटरी से दीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से मतलब है, इंटरनल से कोई मतलब नहीं है। तो ये हम लोग लिख दिए है, ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल पे, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। ईएमएफ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा होता है और पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से छोटा होता है। तो अक्सर ये डिफरेंस जो है वो एग्जाम में आते रहता है, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में जो डिफरेंस होता है उसका रीजन ये है कि बैटरी के अंदर भी रेसिस्टेंस होता है। तो बैटरी के अंदर जो रेसिस्टेंस होता है उस रेसिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। जो रेसिस्टेंस बैटरी के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। ये बैटरी है, बैटरी में क्या होगा, ये बैटरी के अंदर जो पानी हम लोग बोलते हैं वो है इलेक्ट्रोलाइट, और जो टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोड हो गया। बैटरी क्या करेगा? करंट देगा। बैटरी यहां से करंट देगा, ऐसे करंट जाएगा, इस तरह से करंट जाएगा। जब यहां से करंट यहां पहुंचेगा तब ना सर्किट क्लोज होगा। यहां से करंट जाएगा, ऐसे करके करंट आएगा, और ये सर्किट क्लोज होने के लिए करंट को यहां से यहां अंदर भी फ्लो करना है। तो ये क्या होगा, जो करंट फ्लो करेगा पहले इलेक्ट्रोड में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट में जाएगा, उसके बाद फिर यहां से इलेक्ट्रोड में जाएगा, तब जाके जो करंट है वो बाहर निकलेगा। तो अंदर में करंट को फ्लो होने में जितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा बैटरी, बैटरी भी तो करेगा। आप पानी में अगर ट्रेवल करेंगे, पानी में आप पार करेंगे पानी को, तो आपका स्पीड स्लो होगा, मतलब रेसिस्टेंस ऑफर हो जाएगा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ बैटरी का पानी है, इलेक्ट्रॉन को जाने में भी दिक्कत होगा। तो ये जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है बैटरी, इसको बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड हुआ और इलेक्ट्रोलाइट हुआ, तो द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ अ सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, इसको इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसी फिगर को हम यहाँ पे बना दिए हैं, ये कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इसको बैटरी को दिखा दिए यहाँ पे। ये जो बैटरी के अंदर का रेसिस्टेंस है, अब यहाँ अंदर कहाँ पे दिखा है, तो यहाँ दिखा दिए है बाहर में आर, ये स्मॉल रेसिस्टेंस, जो आर दिख रहा है वो इंटरनल रेसिस्टेंस है। करंट ऐसे फ्लो किया आई। तो बैटरी का जो जितना भी मतलब बोल सकते हैं कि अपना एनर्जी होगा, यानी कि वोल्टेज होगा, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो अंदर जो खर्च होगा वो, और जो बचेगा वो बाहर देगा। मान लेते हैं बैटरी अगर 12 वोल्ट का है तो अंदर का जो रेसिस्टेंस होगा उसी में 1-2 वोल्ट खर्चा कर देगा वो, तो जो बचेगा 10-11 वोल्ट वही बाहर दे पाएगा। इसीलिए ईएमएफ बड़ा होता है और पोटेंशियल डिफरेंस छोटा होता है। तो इसका ईएमएफ दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ईएमएफ किस में जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस स्मॉल आर, इसमें डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर E इक्वल्स टू आएगा V प्लस बी डैश। इसका ईएमएफ, इसका वोल्टेज का नेम दे दिए हैं V, और इसका वोल्टेज का नेम क्या दिए हैं? V डैश। तो E इक्वल्स टू आ जाएगा V प्लस V डैश। V डैश क्या है यहाँ पे? V डैश हो जाएगा IR, इसको इस साइड ले जाएंगे तो V इक्वल्स टू E माइनस IR। कितना वोल्टेज देगा बैटरी? वो देगा V इक्वल्स टू E माइनस IR। इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
इसी फॉर्मूला से आगे आप निकाल सकते हैं E इक्वल्स टू V प्लस V डैश, V को बोलेंगे आई आर, कैपिटल आर का रेसिस्टेंस का वोल्टेज है, V डैश आई आर, यहाँ से आई कॉमन ले लीजिएगा, आर प्लस आर, आई निकालिएगा E बाय आर प्लस आर, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेसिस्टेंस, और यहाँ से आर स्मॉल और फाइंड कर लीजिएगा E बाय आई माइनस आर। तो ये हो गया बैटरी के अंदर का रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी होता है, सेल का कॉम्बिनेशन करते हैं, बैटरी को हम लोग कंबाइन करते हैं। टॉर्च में देखे होंगे दो बैटरी ऐसे करके लगाया हुआ रहता है, या रिमोट में देखे होंगे दो बैटरी लगाया हुआ रहता है, तो दोनों बैटरी का वोल्टेज को जोड़ करके नेट वोल्टेज आता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल का कॉम्बिनेशन दो तरह का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, ये सेल है और ये सेल है, दोनों को एक साथ सीरीज में लगा दिए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, ये दोनों सेल मिला करके एक सेल आएगा ई इक्विवेलेंट। तो E1 और E2 को जोड़ेंगे तो ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये हम लोग देखते हैं। देखिए E1 सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ले लिए, ए से सी के बीच में E1 सेल है, तो VAC इक्वल्स टू E1 माइनस IR1, फॉर्मूला बताया अभी आप लोग को, V इक्वल्स टू E माइनस IR। अब VCB अगर लेंगे सेल E2 होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस लीजिएगा E माइनस IR, तो E2 माइनस IR2, ये VCB हो गया। और दोनों को मिला करके अगर आप AB का लेते हैं VAB, तो क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, V इक्वल्स टू E माइनस IR, सेम है, ठीक है, सब में सेम फॉर्मूला लगाए हैं। अब क्या करिएगा, AC और CB को ऐड करेंगे तो AB मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा VAB इक्वल्स टू VAC प्लस VCB, दोनों को ऐड कर दिए, AC और CB को ऐड किए तो EB मिल जाएगा। अब AC का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, AB का E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, AC है E1 माइनस IR1, CB है E2 माइनस IR2, तो ये हो गया आपका E1 प्लस E2 एक साथ ले लिए, माइनस आई दोनों में कॉमन आएगा, ये ले लिया आपका R1 प्लस R2, और यहाँ पे करना इक्वेटिंग बोथ साइड। देखिए E इक्विवेलेंट इक्वल होगा किसके, E1 प्लस E2 के इक्वल हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2। अगर n सेल्स लेंगे तो इक्विवेलेंट में सबको ऐड कर देना है, सबका ईएमएफ को ऐड कर देना है, और R इक्विवेलेंट में सबका रेसिस्टेंस को ऐड कर देना है। तो ये हो गया आपका नेट जो ईएमएफ आएगा सीरीज का वो, और नेट रेसिस्टेंस आएगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो सेल ऐसे पैरेलल में रहेगा, बाकी तो वही रहेगा। देखिए ये सेल पैरेलल है, ये सेल पैरेलल है, E1 E2 ईएमएफ R1 R2 इंटरनल रेसिस्टेंस, इसमें करंट देगा E1, ये बैटरी करंट देगा I2, ये देगा I1 और ये देगा I2, I1 I2 मिलकर के क्या हो जाएगा I। कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो दोनों सेल को मिला करके एक सेल लगा दिए हैं, सेम रहेगा E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे खास बात ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो इसका भी V होगा, और टोटल भी V ही होगा। तो अगर आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा सेल E1 का, तो V इक्वल्स टू E1 माइनस IR1, फॉर्मूला सेम है। अब यहाँ से I1 आप फाइंड कर लीजिए पहले, माइनस I1 R1 को इधर ले गए, V को इधर ले आए, I1 इक्वल्स टू R1 को दोनों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया, I1 निकल गया। सेम केस इसमें रहेगा, E2 का पोटेंशियल डिफरेंस लीजिएगा, V इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2, सेम फॉर्मूला, I2 R2 को इधर ले आइएगा, V को इधर ले जाइएगा, I2 इक्वल्स टू R2 को दोनों में ले जाकर के डिवाइड कर देना है, I2 निकल गया। अब इसके लिए आइए सेम फॉर्मूला, V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, ये आ गया, इसको आप इधर ले आएंगे IR इक्विवेलेंट को, V को इधर ले जाएंगे, I निकलेगा यहाँ से, R इक्विवेलेंट दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये मतलब यहाँ से I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I फाइंड कर लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन है, I1 I2 को ऐड करिएगा तो नेट करंट I आएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I का वैल्यू जो यहाँ फाइंड किए उसको पुट कर दिए, I1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए, I2 का वैल्यू यहाँ से पुट करिए, फिर सेम टाइप का आएगा, E इक्विवेलेंट माइनस, को थोड़ा सा लिख दिया है ऐसे, V इंटू 1 बाय R इक्विवेलेंट, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 एक साथ आ जाएगा, यहाँ से दोनों से माइनस भी अगर आप कॉमन लेंगे तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 हो जाएगा। अब इक्वल करिए, ये इसके इक्वल हो जाएगा इक्वेटिंग बोथ साइड, और ये इक्वल आ जाएगा, तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल आ गया E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल आ गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो n सेल्स तक रहेगा तो n तक चला जाएगा। ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये दोनों सीरीज एंड पैरेलल
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका और इसमें लास्ट बचता है, वो है किर्चॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब लोग उसको देख लेते हैं। किर्चॉफ का दो लॉ है, किर्चॉफ का दो है, किर्चॉफ फर्स्ट लॉ एंड किर्चॉफ सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है वो करंट के बारे में बताएगा और सेकेंड लॉ जो है वो आपको वोल्टेज के बारे में बताएगा। दोनों लॉ लगभग सेम है। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो, इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। एक जंक्शन में जितना करंट आकर के मिलेगा, आएगा चाहे जाएगा, उसका वैल्यू जीरो होगा। मतलब सिग्मा आई इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो। यहाँ देखिए करंट आ रहा है जंक्शन में I1 I2 I3 और जा रहा है कितना I4 और I5। तो लिए हम लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 और जा रहा है उसको निगेटिव लेना है, तो माइनस I4 माइनस I5, ये एक साइन कन्वेंशन है। आने वाला को पॉजिटिव और जाने वाला को नेगेटिव इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। अब इसको दोनों को उधर ले आइएगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू आ गया I4 प्लस I5। मतलब जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। यह है किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ। जितना आया उतना चला गया, मतलब चार्ज कंजर्व है, इसको बोलेंगे दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कंजर्वेशन में बेस्ड है। ये बहुत सिंपल लॉ है, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। किर्चॉफ का सेकेंड लॉ थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं लूप रूल। इसमें सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो, इसमें सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मीटिंग एट अ इन अ क्लोज लूप इज जीरो। क्लोज लूप का मतलब क्या होगा, ये देखिए एक लूप बनाए हैं, इस लूप में क्या हो सकता है सर्किट में, कुछ बैटरी भी होगा, कुछ रेसिस्टेंस भी होगा, करंट फ्लो करेगा। अगर करंट फ्लो करेगा तो बैटरी का तो अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ उसके पास है लेकिन रेसिस्टेंस के पास करंट फ्लो करने के बाद वोल्टेज आ जाता है। तो बैटरी का ईएमएफ और रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज सबको ऐड करिएगा, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, जीरो। सिग्मा भी इक्वल्स टू जीरो। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक लूप ले लिए हैं, ए बी सी डी ए एक लूप है, इसमें हम लोग चल रहे हैं। यहाँ जाएंगे सबसे पहले बैटरी मिलेगा। बैटरी में कंडीशन ये है कि जो टर्मिनल आपको पहले मिले आप वो साइन ले लीजिए। तो पहले आपको छोटा मिल रहा है मतलब निगेटिव, तो माइनस E1। फिर आगे बढ़े इसका वोल्टेज लेंगे तो IR1। फिर आगे बढ़ेंगे फिर जब बैटरी मिलेगा इसका ईएमएफ प्लस E2। फिर आगे बढ़ेंगे इसका रेसिस्टेंस का वोल्टेज लेंगे तो प्लस IR2। ए से चले वापस आ गए ए के पास, जितना मिला सबका सम किए तो क्या आ गया, जीरो। कंडीशन यह है कि बैटरी का टर्मिनल जो पहले मिलेगा वो साइन ले लेना है। रेसिस्टेंस में है कि करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव, करंट के अपोजिट में नेगेटिव। तो ये हो गया माइनस E1 प्लस IR1 प्लस E2 प्लस IR2 इक्वल्स टू जीरो आ गया। अगर आप उल्टा चलना चाहें तो उल्टा चल सकते हैं, क्योंकि किर्चॉफ्स लॉ में कोई ऐसा कंडीशन नहीं कि आपको इधर ही चलना है। आप चलिए ADCBA, यहाँ लिए हम ADCBA, ADCBA ले रहे हैं, चलना स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ से आप चलेंगे सबसे पहले क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR2। क्योंकि आप अपोजिट जा रहे हैं, करंट आ रहा है ऊपर, आप जा रहे हैं नीचे, इधर जा रहे हैं लूप में, तो माइनस लेना है, माइनस IR2। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव मिला तो माइनस E2। फिर आगे बढ़िए, फिर ऊपर जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, करंट आ रहा है नीचे, हम लोग जा रहे हैं ऊपर, तो माइनस IR1 लेना होगा, माइनस IR1। और इधर से आएंगे आगे तो माइनस ये प्लस E2 इक्वल्स टू जीरो। बहुत लोग साइन कन्वेंशन को उल्टा भी लेते हैं, जैसे भी लीजिएगा साइन कन्वेंशन सेम रिजल्ट आएगा। इसमें माइनस कॉमन ले लीजिएगा ये आ जाएगा, इससे माइनस कॉमन ले लीजिएगा ये आएगा। तो थोड़ा हम साइन कन्वेंशन को लिख दिए हैं, पहले निगेटिव मिलेगा तो माइनस ई, पहले पॉजिटिव मिलेगा तो प्लस ई। करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस IR और करंट का अपोजिट में जाएंगे तो माइनस IR। ये आपका है किर्चॉफ्स लॉ, सिंपल है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। अब इसका यूज करके हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव करते हैं। लास्ट टॉपिक वही है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज, तो किर्चॉफ लॉ का एप्लीकेशन बताया भी आप लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। लास्ट टॉपिक है, देख लीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये देख लीजिए एक ऐसा डिवाइस ही बोलिए है जो किसी भी मतलब कंडक्टर का रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। कोई अगर आपको रेसिस्टर दिया हुआ है उसका रेसिस्टेंस कितना है, ये अगर आपको पता नहीं है तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में चार रेसिस्टेंस होता है, PQRS, ये चार रेसिस्टेंस है। ये दोनों के बीच में, इसी का अरेंजमेंट को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें बीच में है गैल्वेनोमीटर,
ठीक है, तो ये 4 रेसिस्टेंस के अरेंजमेंट को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें किसी भी एक रेसिस्टेंस को बाकी 3 के फॉर्म में आप दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ आपका बैटरी है, बैटरी का कुछ ईएमएफ ले लीजिए, बैटरी का ईएमएफ ई है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट ऐसा हो कि P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस हो, मतलब P बाई क्यू और R बाई एस का दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे P आपका 2 है और Q सपोज दैट 5 है। मान लेते हैं कि आपका R जो है वो 10 है और ये जो है आपका ले लेते हैं 50 है। 10 50 नहीं, ये हो जाएगा आपका 25। देखिए तो दोनों का रेशियो सेम है, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस। इसको भी डिवाइड करिएगा तो 2/5 आएगा। जब ऐसा कंडीशन होगा कि ये दोनों इक्वल आएगा, उस समय गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, पहले आप लोग को बताए हैं, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब वो जीरो पे आकर के रुक जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब उस केस में बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड रहेगा। कब? व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो अब हम लोग को इसमें करना क्या होता है, मेनली व्हीटस्टोन ब्रिज में मेनली से प्रूफ करना होता है प्रूफ ऑफ बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन को प्रूफ करिए, मतलब P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस को प्रूफ करिए। तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, देखिए तो यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए हैं। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया व्हीटस्टोन ब्रिज में। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बैटरी है, बैटरी से करंट निकलेगा आई, आई करंट यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पहुंचेगा आई करंट। यहाँ दो रास्ता आपको दिख रहा है, इधर करंट गया I1, तो बचा करंट कितना बच गया आपका I माइनस I1। तो I माइनस I1 करंट इधर आ गया, जो इधर 10 एम्पियर का आएगा, इसमें से अगर 4 जाएगा तो बचेगा 6 इधर जाएगा। अब ये I1 करंट यहाँ पे पहुंच रहा है, यहाँ पे फिर दो रास्ता आपको दिख रहा है, इधर जो करंट आएगा उसका नेम दिया है IG। तो बचा कितना, बचा फिर से उसी तरह से I1 माइनस IG, ये करंट इधर चलेगा, जो बचेगा उधर जाएगा। इसमें करंट नाम दिया IG क्योंकि गैल्वेनोमीटर इधर से आया और इधर से I माइनस I1, ये दोनों करंट मिल करके ये हो गया I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है, अब इधर से आया I माइनस I1 माइनस IG, यहाँ से करंट आया I माइनस I1 प्लस IG, ये दोनों को ऐड करिए, ये दोनों कैंसिल होगा तो बचेगा आई, टोटल करंट आपका आई आ गया। तो बैटरी से आई करंट निकाले, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वापस बैटरी को आई करंट मिल गया, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए सबसे पहले आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। करंट कर लिए, अब लॉ लगाते हैं। लॉ हम लोग लगाएंगे फर्स्ट दो लूप में, एक लूप लेंगे ए बी डी ए फर्स्ट लूप, दूसरा लूप लेंगे बी सी डी बी, ये दो लूप लेंगे। तो फर्स्ट लूप लीजिए ए बी डी ए से चलिएगा, पहले क्या मिलेगा P, तो I1P करंट इंटू रेसिस्टेंस I1P। फिर आगे बढ़िएगा, नीचे यहाँ आइएगा तो IG इंटू जी, फिर यहाँ जाएंगे अपोजिट चलेंगे, निगेटिव में लेना होगा I माइनस I1 इंटू R। तो यहाँ पर देखिए लूप लगा दिए, अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल इन लूप ए बी डी ए लिए है। तो क्या आ गया I1P, यहाँ पे देखिए I1P आया, फिर यहाँ प्लस में लेंगे IG इंटू जी, फिर माइनस में इसको लेंगे, यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं I माइनस I1 इंटू आर, और इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो होता है। तो ये निगेटिव था, इसको उधर ले गए, बस एक ही है, इक्वेशन नंबर 1 ले लिए। अब सेकेंड लूप में आते हैं बी सी डी बी, ध्यान दीजिए, बी से जब सी आप जाएंगे तो I1 माइनस IG इंटू क्यू लेना होगा, करंट इंटू रेसिस्टेंस। फिर यहाँ पर उल्टा चलेंगे तो माइनस में आ जाएगा, I माइनस I1 इंटू प्लस IG इंटू एस, निगेटिव में आएगा। फिर यहाँ भी उल्टा चल रहे हैं, नीचे आ रहा है करंट, हम लोग जा रहे हैं ऊपर, तो माइनस IG इंटू जी आएगा। तो ये यहाँ पर देखिए I1 माइनस IG इंटू क्यू प्लस में, फिर ये लेंगे माइनस में, यहाँ पे आया है I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस, फिर यहाँ माइनस में आएगा IG इंटू जी इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हम लोगों को करना है, PQRS को ऐसा एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर जीरो पे आ जाए। कैसे करेंगे, उसके लिए एक डिवाइस आता है, उसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स। उसमें किसी भी एक रेसिस्टेंस को आप चेंज करिएगा तो गैल्वेनोमीटर का करंट जो है घटते बढ़ते कोई ऐसा टाइम आएगा घटाने बढ़ाने से जब जीरो हो जाएगा। तो उसका यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट में, और हम लोग करंट जो है गैल्वेनोमीटर का उसको जीरो कर लेंगे। तो ऐसा एडजस्ट करना है फोर रेसिस्टेंसेस को, ताकि गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करे। ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आएगा
मतलब IG का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो IG इक्वल्स टू आ गया 0। अब IG 0 आ गया तो जो इक्वेशन 1 और 2 में जहां जहां IG है वहां आप 0 पुट कर दीजिए। यहाँ पे IG है, यहाँ 0 हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ IG को 0 पुट करिएगा तो I1P इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R बचेगा। इस इक्वेशन में IG यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों को 0 पुट करिएगा तो यहाँ I1Q आ जाएगा और इधर IG 0 पुट करिएगा तो I माइनस I1 इंटू S आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गया, सिंपली आ गया। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए 3 एंड 4 तो I1 कैंसल तो P बाई Q बचेगा, I माइनस I1 कैंसल तो R बाई S बचेगा। मतलब आ गया P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S। ये प्रूफ हो गया बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 5 मार्क्स में आता है। तो इसके साथ टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम आप लोग को बहुत कम टाइम में लगभग 30-40 मिनट में आपको पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करवाने का कोशिश किए हैं। होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से पूरा देखिएगा समझ समझ करके पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बहुत कम टाइम में इसको कोशिश किए हैं समझाने का। देखिए उम्मीद है समझ में आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट और भी बहुत सारे चैप्टर है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे।